जो पंचायती राज सिस्टम है आज कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही इसकी मौजूदगी हमें दिखाई देती है। तो प्राचीन काल के बाद जब हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में ऐसी कहीं पर भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मुख्य रूप से केंद्रीकृत प्रशासन था। जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान होते थे, इन्हीं के पास सारी शक्तियां लगभग केंद्रित हुआ करती थी। तो ऐसी जो स्थानीय स्वशासन जैसा प्रावधान हमको मध्यकालीन भारत में दिखाई नहीं देता है। अब उसके बाद आधुनिक काल में मैंने एक लॉर्ड रिपन के बारे में आपको बताया कि पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने एक प्रस्ताव के माध्यम से जो स्थानीय स्वशासन है उसे मान्यता दिया। इसलिए भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके बाद 1919 के अधिनियम में भी इसके संदर्भ में प्रावधान हम देखते हैं। अब जब हम आते हैं स्वतंत्रता के बाद, तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने भारत को अपनी सत्ता सौंपी, तब उससे पहले ही संविधान सभा का निर्माण हो चुका था और संविधान बनने की प्रक्रियाएं चल रही थी। अब संविधान जब बनाया जा रहा था संविधान सभा के माध्यम से, तब यह बार बार प्रश्न उठ रहा था कि जो गांधी जी का विचार है, गांधी जी का सपना था कि स्थानीय स्वशासन को ज्यादा से ज्यादा मतलब स्थानीय भागीदारिता हो, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो संविधान सभा के एक सदस्य हुए श्रीमान नारायण अग्रवाल ने इस संदर्भ में बात भी कही कि जिस गांधीवादी विचारधारा से भारत इंडिपेंडेंट हुआ है, उनके विचार कहीं पर नहीं है। तो संविधान सभा के समक्ष पंचायती राज व्यवस्था को लेकर दो बातों पर एक कंट्रोवर्सी था। एक तरफ जो गांधीवादी विचारधारा के लोग थे वो चाह रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान मिले, लेकिन जैसा कि मैंने कल बताया कि बी आर अंबेडकर साहब की सोच अलग थी। भीमराव अंबेडकर साहब ये चाह रहे थे कि यदि अभी ज्यादा से ज्यादा अधिकार स्थानीय लोगों को दे दिया जाए, तो उनको डर था कि वर्तमान में जो लोग चुनकर आएंगे, जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, वो सेठ, साहूकार, धनाढ्य और वो क्षेत्र के अमीर लोग चुनकर आएंगे। तो उनको यह डर था कि फिर से कहीं ना ये लोग जनता पर रूल करने लग जाएं, शासन करने लग जाएं। तो इस डर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अभी वर्तमान में स्थानीय स्वशासन को अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देना उचित नहीं है। ठीक, लेकिन यह था कि गांधी जी के विचार को एकदम से संविधान में शून्य कर देना यह होता कि आने वाली पीढ़ियां यह कहती कि जिनके विचारों पर भारत इंडिपेंडेंट हुआ, उनके कहीं पर भी संविधान में विचार मौजूद नहीं है। तब संविधान में डीपीएसपी के अंतर्गत एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, वो अनुच्छेद है क्या, 40। ठीक, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक का जो अनुच्छेद 40 है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अब जैसे हम संविधान में हम जब संविधान का चौथा पार्ट, जब चौथा भाग डीपीएसपी पढ़ेंगे, तो डीपीएसपी में संविधान राज्यों को कुछ कर्तव्य दिया गया है कि कोई भी राज्य को कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो उसे एक मार्ग बताया गया है, एक रास्ता बताया गया
कि आपको यदि अपने राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाना है, कल्याणकारी राज्य बनाना है, तो इस मार्ग पर आपको चलना होगा। एक रास्ता बताया गया है संविधान में राज्यों के लिए। उसी में से एक अनुच्छेद, टोटल 36 से 51 आर्टिकल है, 36 से 51 में ही एक अनुच्छेद क्या है, 40 में इतना कहा गया कि भारत के प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करे। एक कर्तव्य है, कब तक करे, कैसे करे, इसको लेकर संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आप स्थापना करें। क्लियर है? तो एक इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल पंचायती राज को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यदि आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या कहां पर पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 40 ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे आइए। अब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। जब पहली सरकार बनी और पहली सरकार बनने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, नेहरू जी जो थे वो समाजवादी थे, सोशलिस्टिक विचारधारा वाले व्यक्ति थे। समाजवाद का मतलब यह था कि जो भी उत्पादन और वितरण है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर सरकार का नियंत्रण ज्यादा हो, यह मुख्य रूप से समाजवाद का ठीक एक कॉन्सेप्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो उत्पादन और वितरण पर अधिकार किसका? सरकार का। अब शुरुआत में आप देखेंगे भी कि हमारे देश के अंतर्गत हर एक सेक्टर में नियंत्रण सरकार का होता था। तो उस समय सारी व्यवस्थाओं पर नियंत्रण और जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। अब समाजवादी है, लेकिन नेहरू जी गांधीवादी विचारधाराओं से भी प्रेरित है। जैसा कि गांधी जी का सपना था कि भारत गांवों का देश है, गांव के विकास से देश का विकास संभव है, तब नेहरू जी ने भी यह सोचा कि अगर भारत का विकास करना है तो रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का होना जरूरी है। तो इस संदर्भ में उन्होंने ग्रामीण विकास को, मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम, एक प्रोग्राम चलाया उन्होंने, जिसका नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई, ये गांधी जयंती के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई। ठीक, अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत किया गया। और ये जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया? तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे शुरुआत किया गया। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास एवं
कृषि का विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रामीण विकास एवं कृषि का विकास। क्लियर? इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, लेकिन यह प्रोग्राम फेल हो गया, यह सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं हो पाया, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि प्रोग्राम तो ठीक था, बट इसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी सिस्टमेटिक नहीं थी। टोटल इसको लागू करने का अधिकार जो दिया गया वो अधिकारियों को दिया गया, ब्यूरोक्रेट्स को दिया गया। जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, स्थानीय लोगों की कोई भागीदारिता नहीं थी। ठीक जिला पर केंद्रित था, जिला के पदाधिकारी इसको लागू करते थे। अब उस समय का जिला, आज तो चलो छोटे छोटे बहुत सारे जिले हैं, इवन छत्तीसगढ़ हमारा बना जब 2000 में 16 जिला था, आज ये कितना हो गया है? 33 जिला है ना? तो आप सोचिए कि उस समय रायपुर कितना बड़ा रहा होगा। अब रायपुर शहर में बैठ के 100 किलोमीटर की दूरी पर इस योजना को एग्जीक्यूट करना है, कहां तक सफल रहेगा? और वो भी अधिकार पूरा किस पर केंद्रित है? अधिकारियों पर केंद्रित है। तो यह कार्यक्रम क्या हो गया? फेल। जैसे ही यह कार्यक्रम फेल हुआ, फिर से एक कार्यक्रम चलाया उन्होंने। उस कार्यक्रम का नाम रखा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, और ये 1953 में, जस्ट अगले साल, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोग्राम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। इस राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को भी चालू करने का जो मूल उद्देश्य है वो है ग्रामीण विकास, वो है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। इसे भी शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास। लेकिन यह दोनों ही स्कीम क्या हो गया? फेल। उसके फेल होने का यही कारण है कि उसको इंप्लीमेंट करने वाला सिस्टम ठीक ढंग से नहीं था, जनता की भागीदारिता नहीं थी। ठीक इस कारण से यह दोनों ही प्रोग्राम ग्रामीण विकास से संबंधित जो था वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अब जैसे ही दोनों ही स्कीम फेल हुए, तब सरकार को लगा कि अब ग्रामीण विकास तो जरूरी है, तो कैसे इन प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट किया जाए, और आखिर क्या कारण है कि यह प्रोग्राम असफल हो जा रहा है। तो जब भी कोई चीजें असफल होती हैं बार बार, तो उसकी समीक्षा की जाती है ना, कि भाई उसका रिव्यू करते हैं कि आखिर क्यों यह फेल हो रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर कमेटी बनता है। तो उसके बाद जैसे यह स्कीम फेल हुआ, तब पहली बार इन दोनों ही कार्यक्रम की असफलता की जांच करने के लिए एक कमेटी बना, जिसे हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। तब उन्होंने बताया कि क्या कारण है जिस कारण से यह प्रोग्राम क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई है, उन समितियों का नाम और उसका गठन, जो एक क्रम सीजीपीएससी या अन्य किसी भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्लियर है? तो इसमें आपका जो हेडिंग होगा वो होगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता के लिए गठित समिति। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता के लिए गठित समिति। इसमें हम लोग
समिति का नाम, कि वो समिति किस नाम से गठित हुआ, उसके बाद उसका गठन, और गठन के बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया। ये 3 चीजें इसमें हम लोग जानेंगे। वैसे तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए संवैधानिक मान्यता देने के लिए कई सारी कमेटियां बनी, बट उनमें से जो 6 बड़ी समितियां हैं, पहले उसको आपको याद रखना है, ठीक। तो इनमें से सबसे पहला समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता समिति के बाद दूसरा है अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता कमेटी, ठीक। उसके बाद तीसरा है GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति। चौथा है लक्ष्मी सिंघवी समिति। लक्ष्मी सिंघवी समिति, ठीक। पांचवा है थुंगन समिति, और छठवां है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति। ये टोटल 6 बड़ी समितियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित की गई थी, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, GV.K. राव समिति, लक्ष्मी सिंघवी, थुंगन और गाडगिल। गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ जनवरी 1957 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी नवंबर 1957 में। अशोक राय मेहता समिति का गठन दिसंबर 1977, और इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया अगस्त 1978 में। बाकी बस केवल ईयर आपको याद रखना है, 1985, 1986, और लास्ट दोनों 1988 और 1988, ठीक। रिपोर्ट भी सेम 1985, 1986, 1988 और 1988। क्लियर है? तो इसमें से अभी तक जो एक प्रश्न बना है वो इनका क्रम पूछा है। जैसे CGPSC का एक पेपर होता है ABO, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसमें इसका क्रम पूछा है आपका, ठीक। क्रम के लिए एक छोटा सा कोड याद रखिए। कोड है BAGS, बैग्स। क्या? बैग्स, ठीक है। बैग्स बोले तो B फॉर बलवंत राय मेहता समिति, क्लियर। फिर A फॉर अशोक राय मेहता समिति, फिर G से GV.K. राव समिति, S से सिंघवी समिति। S से सिंघवी मतलब लक्ष्मी सिंघवी पूरा नाम है तो सिंघवी समिति। ये बैग्स हो गया 4। अब देखिए आगे 2 समिति। बैग्स में अपने को क्या रखना है? गन। क्या रखना है? गन। गन से थुंगन। भाई प्रश्न बनना चाहिए ना। तो बैग्स में क्या रखेंगे?
गन। गन कौन रखेगा? गार्ड। कौन रखेगा भाई? जो गार्ड रहता है गन रखते हैं ना, तो गन कौन रखेगा? गार्ड। तो इस तरीके से ये 6 समितियां आपका बन जाएगा। ठीक, बैग्स से 4 हो गया, और बैग्स में क्या रखना है? गन। गन बोले तो थुंगन, और गन कौन रखेगा? गार्ड। गार्ड मतलब गार्डगिल समिति। क्लियर है? अब जैसे 2 का केवल डेट मैंने लिखा है, तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी स्टार्ट किया, लास्ट में आया एन, तो एन से आप उठा लीजिए क्या? नवंबर। ठीक, नवंबर के बाद क्या आता है? दिसंबर। ये भी 7 वाले ही आंकड़े में है, 57, 77, और उसके बाद एक याद रखिए अगस्त 1978। फिर क्रम से 85, 86, 88 और 88। क्लियर है? ठीक, 85, 86, 88 और 88 बन जाएगा। तो यह है आपका 6 महत्वपूर्ण क्या आपकी समितियां। अब अपन एक एक समितियों को ठीक डिटेल अपने को देखना है कि इस समिति ने मुख्य रूप से क्या सिफारिशें की गई पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो पूरे पंचायती राज व्यवस्था में थोड़ा सा जो एक याद करने वाला जो एक पॉइंट आता है, वो आता है इन समितियों का रिकमेंडेशन। क्या? समितियों का रिकमेंडेशन, सिफारिशें। तो इसमें मैं पहले डील करूंगा सिफारिशों को, और उन सिफारिशों को क्लास में ही याद करके आपको फिर अभी 5 मिनट का समय दूंगा, फिर आप नोट करिएगा। उसको नोट करिएगा मीन्स रफ में लिखने के लिए, ताकि आपको वो चीजें क्लास में याद हो। क्योंकि ये सिफारिशें अभी अगर आपसे याद नहीं हुआ तो आगे चलकर दिक्कत होता है। इसलिए प्रयास करिएगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल ऐसा है कि इसको याद करके आप उसको क्या कर पाए? लिख पाए। क्लियर है? चलिए, तो पहला समिति है वह है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति। अब मैंने कहा कि इस समिति का गठन जो है वो कब हुआ? जनवरी 1957। ठीक, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? नवंबर 1957 में। ठीक है। अब जो ये कमेटी है, इस कमेटी के गठन किए जाने का जो उद्देश्य था मुख्य रूप से, ठीक, इस कमेटी के गठन किए जाने का उद्देश्य मुख्य रूप से जो 2 प्रोग्राम फेल हुए थे उसकी जांच करने के लिए ही मुख्य रूप से यह कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अर्थात सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 की असफलता की जांच एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गठित समिति थी। ठीक है, तो
इस तरीके से सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की असफलता की जांच एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सफल कैसे बनाया जाए, इसी ऑब्जेक्ट के साथ यह कमेटी गठित की गई। अब इनकी क्या मुख्य रूप से सिफारिशें रही बलवंतराय मेहता समिति की, तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए असफल हो रहा है क्योंकि इसको एग्जीक्यूट करने वाला सिस्टम नहीं है। इसलिए उन्होंने पहली सिफारिश पर ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आप आराम से उसको लिखेगा। सिफारिशें आपको याद करना है और उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके आप उसी तरीके से याद करिएगा उसको। अब मैंने कहा कि दोनों ही प्रोग्राम फेल हो गए, उसकी जांच करने के लिए बना है, कैसे सफल बनाया जाए। तो बलवंतराय मेहता समिति ने कहा कि सफल यदि बनाना है तो 3 टियर्स पंचायती राज सिस्टम को एग्जीक्यूट करना होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करिए आप। अगर आपको इसे सफल बनाना है तो सबसे पहला काम उन्होंने कहा क्या कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। ठीक, तो पहला ही जो सिफारिश है वो ये है कि उन्होंने कहा कि इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करना। ठीक, यह बात कही। और ये 3 स्तर की आपने जो बात की, इन 3 स्तरों की जो बात कही उनका नाम इंपॉर्टेंट है कि 3 स्तरों को उन्होंने किस लेवल पे किस नाम से संबोधित किया। तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला स्तर पे जिला परिषद होगा, जिला स्तर पे जिला परिषद। इसके बाद खंड अर्थात ब्लॉक लेवल पे उन्होंने कहा कि पंचायत समिति होनी चाहिए, पंचायत समिति। और ग्राम बोले तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगा, यह उन्होंने बात कही। जिसे आज हम लोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत कहते हैं, है ना। लेकिन आपको याद रखना कि बलवंत राय ने क्या कहा। बलवंत राय ने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, यह होना चाहिए। ठीक, क्यों लिख रहे हो आप लोग? क्यों माता, क्यों लिख रही है? मैं बोला हूं ना कि याद करके लिखना, याद करना है ना भाई। क्लास में कंटेंट तो आपको कहीं से मिल जाना है, तब मेन उद्देश्य है आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैं बोला कि अभी मैं टाइम दूंगा इसको लिखने के लिए, मतलब ये याद करने के बाद फिर आप उसको रफ में लिखना ना। ठीक, तो पहले इसको याद करिए। मैं कह रहा हूं ना कि जो समस्या बच्चे बाद में फेस करते हैं उसको मैं अभी से प्रिपेयर करा रहा हूं। 2 महीना बाद आप बोलोगे सर रिकमेंडेशन याद नहीं हो रहा है, तो पहले याद कर लीजिए, उसके बाद आप उसको लिखिएगा। ये तो आपके पास वीडियो भी रहेंगे। ठीक, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहला त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर्स पंचायती राज सिस्टम, अर्थात विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ठीक, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। मतलब इंग्लिश में भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं कहेंगे, जिला परिषद ही कहेंगे इसको। क्लियर है पहला पॉइंट? अब समझिए, इसी से आगे अगला बिंदु जो है, इसी से कनेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले उन्होंने बता दिया कि 3 टियर्स पंचायती राज सिस्टम होगा। अब इन तीनों स्तरों में यह कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का जो गठन होगा, ग्राम पंचायत,
यह डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स के माध्यम से होगा। क्या बोल रहे हैं दूसरी सिफारिश में कि यह जो ग्राम पंचायत है इसका गठन प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से। मतलब क्या, जैसे ग्राम पंचायत में पंच सरपंच का चुनाव कैसे होता है, डायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है, जब जनता सीधे वोट करती है तब उसे कहते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से जब चुनाव हो तो इनडायरेक्ट। जैसे उप सरपंच का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, पहले पंच चुने जाते हैं जो जनता वोट करती है और पंचों में से ही किसी एक को क्या बनाते हैं उप सरपंच, तो क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट हो गया। क्लियर है। तो ये आप क्या कह रहे हैं, दूसरा कि ग्राम पंचायत का गठन डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स के माध्यम से, प्रत्यक्ष आपके निर्वाचन के माध्यम से, और जिला परिषद और पंचायत समिति का गठन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। क्लियर है दूसरा। तो दूसरी सिफारिश है सेकेंड कि ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, ठीक किया जाएगा। ठीक है ना। यह बात कही उन्होंने कि ग्राम पंचायत का जो गठन है वो डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स के माध्यम से और पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। क्लियर है। यह दूसरा है। अब आगे आइए, तीसरा उन्होंने कहा कि सभी योजना और विकास संबंधी कार्य इन्हीं निकाय को सौंपे जाए। मतलब जिला लेवल पे, जिला स्तर पर जितना भी प्लानिंग है, ठीक, जितना भी डेवलपमेंट को लेकर वर्क है, काम है, सब किसको दिया जाए, निकायों को। इन निकाय का मतलब क्या है, वही जो आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो तीनों एक दूसरे से जुड़ रहा है। पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज, फिर उनका गठन बता दीजिए, फिर इन्होंने क्या कहा कि सभी योजना और विकास संबंधी कार्य इन्हीं निकायों को दी जानी चाहिए। क्लियर है। तो तीसरा सिफारिश है सभी योजना एवं विकास संबंधित कार्य इन निकायों को दी जानी चाहिए, सौंपी जानी चाहिए। ठीक है। तो यह तीसरा है कि ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज शुड बी इंटरेस्टेड टू दिस बॉडीज। मतलब सभी योजना और विकास संबंधी कार्य जो है इन निकायों को दी जानी चाहिए। क्लियर। तीसरा। अब उसके बाद जो चौथी सिफारिश है कि जो पंचायत समिति है, वो पंचायत समिति जो है वह एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, मतलब कार्यकारी निकाय होगा।
तीनों स्तरों में यह कह रहे हैं कि जो मिडिल लेवल का, ब्लॉक लेवल में जो पंचायत समिति है वो एक कार्यकारी निकाय होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा। लेकिन जो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला परिषद है, जिला परिषद काम नहीं करेगी। जिला परिषद का काम क्या होगा? जिला परिषद का काम होगा, ठीक, एडवाइजरी बॉडी के रूप में सलाह देना। जिला परिषद का काम होगा कोऑर्डिनेटरी के रूप में, मतलब कोऑर्डिनेट करना। जिला परिषद का काम होगा सुपरवाइजर का काम करना, मतलब पर्यवेक्षण करना। समझ पा रहे हैं? जैसे कोई भी सर्वोच्च पद पर होता है, वो काम नहीं करता, काम करवाता है, वो सुपरविजन का काम करता है। तो यही बलवंतराय मेहता समिति कह रहे हैं कि जो जिला पंचायत समिति है वो कार्यकारी निकाय होगी, वो काम करेगी, क्योंकि गांव के साथ जुड़कर ब्लॉक लगा हुआ है। लेकिन जो जिला परिषद है, जिला परिषद काम नहीं करेगी। जिला परिषद कैसी निकाय होगी? सलाहकारी होगा, एडवाइजरी बॉडी होगा। जिला परिषद समन्वयकारी, कोऑर्डिनेटरी बॉडी होगा। जिला परिषद पर्यवेक्षणकारी अर्थात सुपरवाइजरी बॉडी होगा। तो यही कहा जा रहा है कि द पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी, वेल द जिला परिषद शुड बी द एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटरी एंड सुपरवाइजरी बॉडी। क्लियर? तो इस तरीके से जो चौथी सिफारिश है, चौथी सिफारिश वो ये है कि पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होगा, कार्यकारी निकाय होगा, ठीक, तथा जिला परिषद सलाहकारी, समन्वयकारी एवं पर्यवेक्षणकारी निकाय होगा। ठीक है ना? यह चौथी सिफारिश है कि पंचायत समिति कार्यकारी होगा और आपका जिला परिषद जो है वो सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी निकाय है। ठीक है ना? और उसके बाद पांचवी जो सिफारिश है, पांचवी सिफारिश में यह कह रहे हैं कि जिला परिषद का प्रमुख जिला कलेक्टर होगा। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। ठीक, जिला परिषद का प्रमुख कौन हो रहा है? जिला कलेक्टर। जिला परिषद का प्रमुख जिला कलेक्टर होगा। जिला कलेक्टर होगा। ठीक है ना? जिला परिषद का प्रमुख कौन? जिला कलेक्टर। तो ये पांच है और पांचों कंटिन्यूअस एक दूसरे से जुड़ रहा है। पहला मैंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज, दूसरा गठन। गठन में मैंने कहा कि ग्राम पंचायत डायरेक्ट और पंचायत समिति और जिला परिषद इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। क्लियर? दो हो गया। दो के बाद तीसरा में हमने कहा कि सभी योजना और विकास संबंधी कार्य इन निकायों को सौंपा जाए। फिर चौथा में कहा कि पंचायत समिति कार्यकारी एवं जिला परिषद जो है सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षणकारी। और लास्ट है कि वो जिला परिषद का प्रमुख जो है वो कौन होगा? जिला का कलेक्टर होगा। क्लियर है? तो ये आपका पहला सिफारिश, मतलब पहला जो समिति था बलवंतराय मेहता समिति। अब इस बलवंतराय मेहता समिति ने जो रिकमेंड किया, उस रिकमेंडेशन का परिणाम क्या रहा, किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ा, ये समझते हैं। तो इसका जो भी रिकमेंडेशन था, उसके रिकमेंडेशन को जनवरी
1958 में, जनवरी 1958 में एनडीसी के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। पहले कोई भी स्कीम, इवन योजना आयोग जो काम करती थी, जिसे आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, उसको अंतिम स्वीकृति देने का काम जो संस्था करती थी वो है क्या? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो एनडीसी ने इस रिकमेंडेशन को जनवरी 1958 में एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब उसके बाद इसका जब हम परिणाम देखें इस समिति के सिफारिश के बाद, तो इसका परिणाम रहा कि 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 भारत का पहला राज्य हुआ राजस्थान का नागौर जिला, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला, ठीक, नागौर जिला, इस राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है, जिसके उद्घाटन के रूप में स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पे गए हुए थे। ठीक, तो इस तरीके से यह फैक्ट है कि भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहां पर आया, कहां पर इसकी स्थापना की गई, तो वो कहां पर है? राजस्थान का नागौर जिला। क्लियर है? अब इसके बाद लगभग 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959, 11 अक्टूबर 1959 दूसरा राज्य हुआ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला, कहीं पर महबूब नगर मिलता है, नेल्लोर जिला दूसरा राज्य हुआ आंध्र प्रदेश, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। यहां पर भी जो था वो कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय था, 3 टियर्स था। क्लियर? लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने यह बात कही कि त्रिस्तरीय तो होगा, लेकिन यह बाध्यता नहीं होगा कि भारत के हर राज्य 3 स्तरों पर ही पंचायत की स्थापना करे। जहां पर उनको जैसा उचित लगता है वो अपने स्तर को ठीक कर सकते हैं। यही कारण था कि जब तमिलनाडु में उस 60 के दशक में बहुत सारे राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था आया, तो तमिलनाडु में यह जो था वहां पर द्विस्तरीय, मतलब 2 टियर्स पंचायती राज व्यवस्था आया। कहां पर? तमिलनाडु में। वहीं पर पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। वहां पर अलग से जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया। इसका मतलब यह था कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात तो की, लेकिन बाध्य नहीं किया कि हर राज्य 3 स्तर ही करे। जैसे अभी 73वें संविधान संशोधन में बाध्यता कर दिया गया कि भारत के प्रत्येक राज्यों में जो पंचायती राज होगा वो 3 स्तर ही होगा, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति के समय यह बाध्यता नहीं थी। ओके, ठीक। तो इस तरीके से यह आपका अब 60 के दशक में बहुत सारे राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, अपने अपने आधार पर, अपने अपने स्तरों पर।
फिर उसके बाद 70 के दशक में पंचायती राज को लेकर बिल्कुल मौन रहा, कोई ऐसी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिला। फिर बदलाव कब हुआ? जब भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक, और मोरारजी देसाई उस समय क्या बने? प्रधानमंत्री बने। तब उन्होंने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया और उनके कार्यकाल में फिर से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता के संदर्भ, मतलब पंचायतों की स्थापना को लेकर जो एक कमेटी बना, उसका नाम है अशोक राय मेहता समिति। क्लियर है? उसके बाद दूसरा जो कमेटी बनता है वो कौन सा कमेटी है? अशोक राय मेहता समिति। ठीक, सेकेंड अशोक राय मेहता समिति। ठीक, अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति का गठन, ठीक, दिसंबर 1977 1977, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में प्रस्तुत की। ठीक, इस समिति का उद्देश्य था मुख्य रूप से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। अर्थात यहां से एक बात आपको ध्यान रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था पर स्थापित या गठित होने वाली पहली समिति अशोक राय है। भले ही बलवंत राय ने पंचायती राज को लेकर रिकमेंड किया, बट उसके गठन का पर्पज पंचायती राज नहीं था। उसके गठन का पर्पज क्या था? जो 2 स्कीम फेल हुए उसकी समीक्षा करना, है ना। तो यह पर्टिकुलर पंचायती राज को लेकर, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना को लेकर गठित जो समिति थी वो क्या था? अशोक राय मेहता समिति। क्लियर है? अब आइए इस समिति की रिकमेंडेशन, सिफारिश है। बलवंत राय ने कहा 3 टियर्स। ठीक, अशोक राय मेहता समिति ने 3 टियर्स को रिप्लेस करके यह कह रहे हैं कि 2 टियर्स होना चाहिए। कितना? द्विस्तरीय पंचायती राज। बलवंत राय मेहता कह रहे हैं त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इन्होंने जब सिफारिश की तो इन्होंने कहा कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो, एक सबसे ऊपर, एक सबसे नीचे। नीचे में भी ग्राम पंचायत नहीं, उन्होंने कहा एक जिला स्तर पर जिला परिषद और एक ब्लॉक लेवल पे मंडल पंचायत होगा। मंडल, ग्राम पंचायत की बात नहीं की इन्होंने, इसलिए इसका कोई सिफारिश एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि मेन उद्देश्य ही पंचायत का है गांव का विकास, और गांव को ही इन्होंने छोड़ दिया था। तो इनकी पहली सिफारिश है कि द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। ठीक, त्रिस्तरीय की जगह पर इन्होंने कितना कहा? द्विस्तरीय। द्विस्तरीय पंचायती राज में इन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगा। ठीक, और दूसरा खंड या ब्लॉक लेवल पर मंडल पंचायत होगा। और ये मंडल पंचायत जो है वो 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर होगा। ठीक,
यह मंडल पंचायत प्रत्येक 15 से 20,000 की आबादी पर होगा। मतलब द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम। जो बलवंत राय ने 3 tiers की बात की उसको रिप्लेस करके ये कह रहे हैं कि 2 tiers होना चाहिए। दैट इज जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट, मतलब उसके नीचे द मिडिल, मतलब सॉरी, द मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेज विथ अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15,000 to 20,000, मतलब 15 से 20,000 की आबादी पर। क्लियर? क्या होगा? मंडल पंचायत होगा। ठीक है ना? तो जो बलवंत राय ने त्रिस्तरीय की बात की, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। उसके बाद इन्होंने दूसरी सिफारिश क्या की? इन्होंने कहा कि अ डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर द पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। यह कह रहे हैं कि राज्य स्तर से नीचे, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण के लिए, ठीक, लोक निरीक्षण के लिए विकेंद्रीकरण में सबसे मुख्य बिंदु जिला होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन में सबसे मेन पॉइंट जो है, मतलब उनका कहना है कि राज्य से नीचे, मतलब स्टेट से नीचे, मान लो छत्तीसगढ़ है तो उसके नीचे जो है, जो मुख्य बिंदु होना चाहिए विकेंद्रीकरण के लिए, वो होना चाहिए जिला। क्या होना चाहिए? जिला होना चाहिए। तो दूसरा सिफारिश इन्होंने कहा कि राज्य स्तर से नीचे, ठीक, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में, लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए, विकेंद्रीकरण के लिए जिला, जिला मुख्य बिंदु, ठीक, होना चाहिए। यह है दूसरी सिफारिश की एक तो सबसे ऊपर में राज्य होगा ही, स्टेट होगा ही, लेकिन राज्य स्तर से नीचे, राज्य स्तर से नीचे अगर सुपरविजन का काम, सुपरविजन का काम मतलब लोक निरीक्षण में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ठीक, विकेंद्रीकरण के लिए कौन होगा? जिला है, जो वो मुख्य बिंदु होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जिला पे फोकस किए इन्होंने। क्लियर है ना इतना? ठीक, कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण के लिए विकेंद्रीकरण में जिला मुख्य बिंदु होना चाहिए। अब जिला को ये ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि अब जिला को ही आप मेन बिंदु मान रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय होगा। उन्होंने जिला परिषद को क्या कहा? सलाहकारी, समन्वयकारी। ठीक, ये क्या कह रहे हैं कि जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा और जिला स्तर पर सभी जो योजना है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, सारी भागीदारी तक किसका होगा? जिला का होगा। मतलब जिला स्तर पर सभी योजनाओं का उत्तरदायित्व जो है वह किसके पास होगा? जिला के पास होगा। क्लियर है? तो इन्होंने तीसरी सिफारिश में कहा कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय होगा एवं जिला स्तर पर सभी, ठीक, योजना के लिए उत्तरदायित्व होगा। ठीक, जिला परिषद कार्यकारी और जिला स्तर पर सभी जितना भी प्लान है, उन सभी आपके योजनाओं के लिए उत्तरदायित्व कौन है? वो जिला ही है। क्लियर है? ये आपकी तीसरी सिफारिश थी इनकी। उसके बाद
चौथी सिफारिश में इन्होंने कहा कि जो भी पंचायतों के सभी स्तरों का जो चुनाव है, उन सब आपके पंचायत के चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीतिक दल का आधिकारिक भागीदारिता होनी चाहिए। ठीक, ये बात करें। जैसे आज अगर आप देखिएगा तो पंचायत के चुनाव में, पंचायत का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के बेस पर नहीं होता है। कभी भी आपको जो राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल है, ठीक, मतलब बीजेपी का कमल फूल छाप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा छाप, ये सब आपको पंचायत चुनाव में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के बेस पर पंचायत का चुनाव नहीं होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि जो पंचायत का चुनाव होगा उसमें पॉलिटिकल पार्टी की आधिकारिक भागीदारिता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक, देयर शुड बी एन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शन। अर्थात पंचायत के सभी स्तरों के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारिता होनी चाहिए। क्लियर? तो चौथा है, पंचायत के सभी स्तरों के चुनाव में राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक अर्थात ऑफिशियल आधिकारिक भागीदारिता होनी चाहिए। भागीदारिता होनी चाहिए। ठीक, चौथी सिफारिश। अब चुनाव से ही अगला आपको कनेक्ट करना है। यह कह रहे हैं कि पंचायत के चुनाव में एसटी एससी को आरक्षण दी जानी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण दिया जाए, और वो भी किस बेस पर? जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है? सीट्स फॉर एससी मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शुड बी रिजर्वेशन ऑन बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। मतलब जनसंख्या के अनुपात में इनको, अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण। अगला पॉइंट है, जनसंख्या के अनुपात में एससी एसटी को आरक्षण। ठीक, ये इनकी पांचवी सिफारिश है। ठीक है, पहले आपने कहा कि पंचायत के सभी स्तरों में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारिता, और फिर उस चुनाव में एसटी एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। क्लियर है? लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। ठीक, अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन शुड बी अकॉर्डेड टू द पंचायती राज सिस्टम। अर्थात यह कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाए। ठीक है, यह इनकी छठवीं सिफारिश है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाए। तो ये टोटल 6 सिफारिशें हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक, देखो, जैसे बलवंत राय ने 3 स्तर की बात की, इन्होंने क्या कहा? 2 स्तर। ठीक, 2 स्तरों में जिला स्तर पर जिला परिषद और खंड स्तर पर मंडल पंचायत। क्लियर है? अब ये जो फोकस कर रहे हैं, ठीक, वो मुख्य रूप से जिला को केंद्रित कर रहे हैं आप। मतलब इनका फोकस जो था मुख्य रूप से किस पर था? जिला पर। तो इन्होंने कहा कि राज्य स्तर से नीचे, मान लो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, अब छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, अब इसके नीचे, राज्य से नीचे जिला।
तो ये कह रहे राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण के लिए, ठीक, सुपरविजन के लिए, लोक निरीक्षण में अगर डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर अगर देखना है तो जिला ही क्या होना चाहिए, मुख्य, उसके नीचे नहीं, ठीक, क्या होना चाहिए, जिला। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जिला परिषद मुख्य बिंदु है, तो जिला परिषद ही कार्यकारी होगा, जिला परिषद ही कार्यकारी होगा और जिला स्तर पर सभी योजनाओं के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जिला की ही होगी। क्लियर है ये तीन। अब उसके बाद अब जिला को इन्होंने मुख्य पॉइंट तो बनाया, अब ये कह रहे हैं कि जब पंचायतों का चुनाव होगा तो पंचायतों के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारिता, आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि इन्होंने पंचायतों का चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर किए जाने की बात इन्होंने कही। अब चुनाव से ही कनेक्ट करिए कि उस चुनाव में जनसंख्या के अनुपात में एसटी एससी को आरक्षण देने की बात, ठीक, ये 5वीं सिफारिश। और लास्ट इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दी जानी चाहिए। क्लियर है, ठीक। अब इसके परिणाम में अगर आप देखें तो हुआ ये कि ये 1977 में बना और 78 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 78 में ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई। मतलब इसके कोई भी प्रावधान लागू नहीं हो सका, कोई भी प्रावधान लागू नहीं हुआ। इसीलिए आप इसके परिणाम में आप कह सकते हैं कि इसकी सिफारिशें जो हैं वो लागू नहीं हुए या अस्वीकार हो गए। इसके कोई भी प्रावधान इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसका कारण था कि जिस सरकार ने इस समिति को गठित की थी, ठीक, उस सरकार ही गिर गई। अब कोई दूसरी सरकार आएगी तो उसके सरकार के सिफारिशों को क्यों मानेगी, है ना। तो इसलिए इसकी कोई सी सिफारिशें जो है वो स्वीकार नहीं की गई थी। क्लियर है।